मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य और स्थापत्य कला। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ लेंगे। मौर्य साम्राज्य से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आरएमए एग्ज़ाम में। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक विकास बंजारा मैथ्स वो उस पर मिल जाएगी आपको। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है भारत माँ का फौजी बन के जीने का। फौजी भाइयों, यही तो मज़ा है फौजी बनने का। ठीक है, चलते हैं। देखो, मौर्य वंश की स्थापना व चाणक्य की नीति। देखो, संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद ने। किसको हराया था? घनानंद को हराया था। क्यों हराया था? क्योंकि ये जो घनानंद था ना, ये बहुत ही क्रूर शासक था। और इसने चाणक्य को क्या किया था? अपमानित किया था भरी सभा में। तो चाणक्य ने अपनी जटाएं खोल दी और कहा कि मैं तुम्हारे सारे यानी सारे नंद वंश का अंत कर दूंगा, और वो भी एक ही लड़के की मदद से। तो फिर वो तलाश में एक उचित लड़के की तलाश में गए, तो उनको मिले ये चंद्रगुप्त मौर्य जी। और इन्होंने कूटनीति, युद्ध नीति और राजनीति की शिक्षा दी। और फिर घनानंद से युद्ध करके घनानंद को हराया। कब हराया था? 322 बीसी में घनानंद को हराया। नंदवंश का अंत हुआ 322 बीसी में। और चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की क्या हुई? स्थापना कब हुई थी? 322 बीसी के अंदर हुई थी। ठीक है, मौर्य वंश को भारत का पहला राष्ट्रीय वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला राष्ट्रीय राजवंश किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय राजवंश था मौर्य, गुप्त, ये ऐसे वर्धन वंश ऐसे कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है? मौर्य वंश। और आएगा भारत का पहला राष्ट्रीय शासक। अगर राष्ट्रीय शासक आ जाए तो उसमें क्या आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो, चाणक्य का नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई, चाणक्य को दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को क्या जाना जाता है। चंद्रगुप्त के गुरु व साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त चाणक्य जी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अपने चाणक्य जी कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के क्या है? लेखक है। ठीक है, ओके। यानी अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये लोक प्रशासन, राजनीति और कूटनीति पर आधारित है। इसमें 15 भाग यानी अधिकरण और 180 क्या है? उपभाग है। ये इतनी बड़ी पुस्तक है, देख लो आप। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का काल। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में बैठा था और 298 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखो 305 बीसी में, ये मैंने बता दिया भाई, 322 बीसी में इसने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद 305 बीसी में सीरिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, जो क्या कहता? सिकंदर का क्या था? पहले सेनापति था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी पुत्री हेलेना से क्या क्या? विवाह। और यही क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह था। ठीक है, इसलिए इस सेल्यूकस निकेटर ने इनको क्या दिया था? ये गांधार राज्य, ये आसपास वाले सिंध विंध्य राज्य क्या दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया था? 500 हाथी क्या दिए थे? उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर यानी का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी। इंडिका किसकी पुस्तक का नाम है? मेगस्थनीज का नाम। देखो, इंडिका में इसने क्या लिखा? इसके अनुसार यानी मेगस्थनीज ने लिखा कि भारत 7 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में, कितनी जातियों में विभाजित था? 7 में। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। क्या कहा आपने? इन्होंने सेंड्रोकोट्स का। ठीक है, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा था? हेरक्लिस कहा था। क्या कहा था? हेरक्लिस कहा था भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, और इसने उन्होंने पाटलिपुत्र का क्या कहा था? पोलीब्रोथा किसको कहा था? पाटलिपुत्र को कहा था। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील जो कि गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। चंद्रगुप्त के प्रांत का क्या नाम था? अवंतीरथ। अवंतीरथ के राज्यकाल पुष्य नहीं, पुण्यगुप्त आएगा। कौन आएगा? पुण्यगुप्त ने एक ऐतिहासिक झील का निर्माण सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। वो कौन सी झील थी? सुदर्शन झील थी। इनकी मृत्यु कब हुई? जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, यानी कि ये जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा किसमें? जैन धर्म में परिवर्तित कर दी गई। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने परिवर्तित किया? वो थे भद्रबाहु जी के साथ। कर्नाटक के बोला गए और उपवास पद्धति यानी संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।
मतलब ये उपवास संलेखना क्या है, उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार। देखो बिंदुसार कौन था, महान सम्राट अशोक के पिता और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। इनका शासनकाल क्या रहा, 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा। इनका उपनाम क्या है, अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को संहार करने वाला, और वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया है। इनको महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा गया। भाई महान पिता तो चंद्रगुप्त मौर्य, महान पुत्र सम्राट अशोक था। ठीक है, चलिए अगले पढ़ते हैं। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके दरबार में सीरिया के राजा का राजदूत डायमेकस आया था। ठीक है, ये कौन था, राजदूत था सीरिया के राजा का। तक्षशिला में हुए नागरिक विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था, अशोक को, और उसने इसका दमन किया था विद्रोह का। ठीक है, अभी हम चलते सम्राट अशोक की तरफ। देखो क्या है सम्राट अशोक, इन्होंने 269 बीसी से 232 बीसी तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था, देखो 261 बीसी में अशोक ने अपने राज्यश्री के 8वें वर्ष में कलिंग यानी ओडिशा, जिसको ओडिशा के नाम से जाना जाता है, पराक्रमण किया। भारी नरसंहार को देखकर हमेशा के लिए युद्ध नीति त्याग कर बौद्ध धर्म उपगुप्त के द्वारा क्या कर लिया, बौद्ध भिक्षा ले ली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले की तरफ। देखो ये जो कलिंग में युद्ध हुआ था ना, इसलिए उसने क्या करवाए, लेख लिखवाए। क्या लिखवाए, धौली और जौगड़ लेख, शिलालेख। ठीक है, इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने ओडिशा क्षेत्र में 2 विशेष पृथक कलिंग शिलालेख उत्कीर्ण कराए, सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स। ठीक है, क्या करवाए, धौली किसके लिए, ये क्या है, ओडिशा के पुरी यानी भुवनेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ चट्टान को काटकर भारत की सबसे पुरानी हाथी की मूर्ति रॉक कट एलिफेंट बनाई गई है, जो मौर्य कला का अद्भुत नमूना है। इसी स्थान पर क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ, यानी धौली नामक स्थान पर क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। अभी जो जौगड़ लेक है, ये ओडिशा के गंजम जिले में स्थित एक प्राचीन किला क्षेत्र है, जिसको क्या गया, जौगड़ कहा गया। अशोक का संदेश क्या था, इन दोनों शिलालेखों में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की थी, सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान है, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। इसमें कलिंग के लोगों के प्रति दया, न्याय, प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष रहने का महत्व दिया गया। लेकिन इस लेख में कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए इसका वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो ऐसा उधर लिख देता तो वहाँ के क्या, कलिंग की प्रजा उसकी क्या हो जाती, विद्रोह में हो जाती। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं। एक हाथी गुम्फा लेक भी है, वो भी ओडिशा में ही है। बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए इसने मतलब बौद्ध धर्म के वैश्वीकरण का निर्णय लिया, इसलिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संग्रामित्रा को कहाँ भेजा, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, कल्याण की पुस्तक का नाम क्या था, राजरेंद्रीन, जिसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास वर्णित है। सम्राट अशोक ने ही कश्मीर में श्रीनगर की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य। मौर्य काल में 3 ही प्रसिद्ध शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अपने ये महासम्राट अशोक। ठीक है, मौर्यकालीन कला और स्थापत्य। देखो सारनाथ का सिंह स्तंभ, क्या है, सारनाथ का सिंह स्तंभ, यह एकास्मक पत्थर यानी एक ही पत्थर से बना है, जिसके लिए लाल बथुआ पत्थर चुनार उत्तर प्रदेश की खदानों से लाए गए थे। किधर से लाए थे, चुनार उत्तर प्रदेश की जो खदानों है से लाए गए थे। 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ सटाए बैठे हैं। शेरों के नीचे गोल चौकी पर 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। चौकी पर चाल चलते हुए जानवर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। कि भाई किसका चित्रण नहीं है, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह उत्कीर्ण है। राष्ट्रीय प्रतीक, इसे भारत सरकार द्वारा अपना भारत के राज्य चिन्ह के रूप में क्या अपनाया गया। किसको अपनाया, सारनाथ के सिंह स्तंभ को अपनाया गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किस पर बनाया गया था, जो महात्मा बुद्ध थे उसके क्या थे, अवशेषों पर बनाया गया स्तूप कौन सा है, वो सांची का स्तूप है। ये क्या यह उत्तर प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। ये बौद्ध वास्तुकला की अर्धवर्ताकार संरचना का क्या प्रतीक है, आपसे पूछ ले, बौद्ध वास्तुकला की अर्धवर्ताकार संरचना का प्रतीक कौन सा है, सांची का स्तूप, और इसके विशाल प्रवेश द्वार तोरण विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी अशोक के शिलालेख पे आते हैं। अभिलेख, लिपि और प्रसिद्ध हाथी गुम्फा लेख। हाथी गुम्फा लेख ये ओडिशा में हमने पढ़ लिया। ब्रिटेन विद्वान जेम्स बेसेव ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। किसने सफलता प्राप्त की, जेम्स बेसेव ने। कब की, 1837 में। ये विशेष इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, क्या क्या थे। देखो अशोक ने 3 लेख लिखा है, एक तो वृत्त शिलालेख, एक लघु शिलालेख और स्तंभ व गुहा लेख।
ठीक है। देखो वृत्त शिलालेख थे तो उत्तर पश्चिम सीमांत अफगानिस्तान क्षेत्र में थे, वृत्त शिलालेख थे। ये अरमाइक और यूनानी भाषा में या लिपि में लिखे गए थे। जो लघु शिलालेख थे वो पाकिस्तानी क्षेत्र में थे। और खरस्टू लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, अपनी वाली बाईं से दाईं लिखी जाती है, मतलब हम लिखते हैं तो राम श्याम ऐसे लिखते हैं, और खरोष्टी लिपि में ऐसे लिखा जाता है, इधर से रे में की सा कैसे कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। स्तंभ और गुहा लेख कितने हैं? शेष भारत और नेपाल क्षेत्र में है। ठीक है। नेपाल क्षेत्र में भी रुमनदेई में है। ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। देखो हाथी गुम्फा लेख। हाथी गुम्फा लेख क्या है? अति महत्वपूर्ण तथ्य। देखो यह मौर्योत्तर काल का लेख है जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं है, लेकिन कलिंग के इतिहास का सबसे जरूरी है। ये ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ी यानी भुवनेश्वर के पास की एक गुफा में कलिंग के चेदी महामेघवाहन वंश के प्रतापी राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है। राजा खारवेल, ठीक है, के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। भाषा कहती है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में बिना किसी तिथि का विलेख है। परीक्षा के लिए क्या है उन पर पूरे इतिहास में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का स्पष्ट विलेख किसके अंतर्गत हुआ? आदिगुम्पा के लेख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि मगध के राजा नंदवंश के राजा महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण करके वहाँ के जिनसेन की मूर्ति चुरा ली थी और कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया, जिसे राजा खारवेल ने वापस लाकर ठीक कराया था। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है रुमनदेई लघु स्तंभ लेख। रुमनदेई जहाँ पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। स्तंभ लेख लंबा, नेपाल। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जहाँ लुम्बिनी में भू राजस्व टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया गया था। फिर आता है कौशाम्बी लेख। प्रयाग स्तंभ लेख इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको क्या है ना, कौशाम्बी से उठाकर प्रयाग कौन लेके आया था? अकबर लेके आया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। किसको रानी का अभिलेख कहते हैं? कौशाम्बी के लेख को कहते हैं। ये अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर से जुड़ा है। इसमें बीरबल का भी वर्णन मिलता है। किसका मतलब मिलता है? बीरबल का वर्णन मिलता है। ठीक है। अगले तरफ चलते हैं। मौर्य प्रशासन साम्राज्य का अंत व प्रांत। मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि को क्या कहा जाता? सीता कहा जाता, और इसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। साम्राज्य का अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। 185 BC में इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। अगला हम टॉपिक करेंगे शुंग वंश। ठीक है। सातवाहन वंश, ऐसे करके हम सारी हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख प्रांत थे और उनकी राजधानियाँ: उत्तरापथ, मध्य भाग, अवंती राष्ट्र, कलिंग और दक्षिणापथ। ये अवंती राष्ट्र के जो राज्यपाल थे पुण्यगुप्त, उन्होंने ही क्या कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, याद रखना। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र की तरफ है। मध्य भाग कौन सा था? पाटलिपुत्र, जो कि अपने बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती राष्ट्र उज्जैन पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश गुजरात का क्षेत्र है। कलिंग तोसली ये अपने ओडिशा की तरफ है। दक्षिणापथ सुवर्णगढ़ी दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश कर्नाटक का तरफ है। ठीक है। इसी के साथ आपका मौर्य काल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और आपको मौर्य काल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी इससे बाहर आपके लिए परीक्षा में मौर्य काल से कोई प्रश्न नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।